हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर प्रतीक द्विवेदी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये उपसर्ग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उपसर्ग से हमेशा ही एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में फंसते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें हिंदी आएगी तो उपसर्ग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब बच्चे हमेशा सरल से क्वेश्चनों में गलती कर देते हैं। किसी को ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली उपसर्ग होता क्या है। ये सबको पता है कि उपसर्ग प्रीफिक्स, अब जो इंग्लिश में प्रीफिक्स का नाम जानते हैं उन्हें पता है कि पहले लगने वाले शब्द। अब पहले क्या लगता है और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं ये पता नहीं होता तो क्वेश्चंस में आंसर सही टिक नहीं करते, इसलिए गलती हो जाती है और आपके नंबर कट जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग का जैसे मैंने आपको इंग्लिश में मतलब बताया, उपसर्ग का इंग्लिश मीन होता है प्रीफिक्स, मतलब शुरुआत में लगने वाले कुछ शब्द। अब देखते हैं उपसर्ग पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए पढ़ेंगे कि शब्द भेद क्या होते हैं। शब्द भेद, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी फंसते हैं। शब्द के दोस्तों चार भेद होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा व्याकरण की दृष्टि से और चौथा है रचना या बनावट के आधार पर। तो जो हमें उपसर्ग पढ़ना है ना दोस्तों, हमें पढ़ना है उपसर्ग। तो हम पढ़ेंगे शब्द का भेद रचना और बनावट के आधार पर। तो अब शुरू करते हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना और बनावट के आधार पर शब्द के होते हैं तीन भेद। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा योगरूढ़ शब्द, तीसरा यौगिक शब्द। दोस्तों मैं अभी आपके लिए बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा, उसमें रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द और यौगिक शब्द से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, इनके लिए मैं एक बहुत जल्द आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप परेशान मत होइएगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों? रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द और तीसरा यौगिक शब्द। अब यहां से देखिए आप कि यौगिक शब्द के चार प्रकार होते हैं। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा समास और चौथा संधि। अब आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा जल्दी प्रत्यय का, ठीक। प्रत्यय, फिर हमें पढ़ना है अगला वीडियो में मैं बना दूंगा आपका समास का। उपसर्ग के बाद प्रत्यय, फिर समास और संधि का वीडियो, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग आखिर होता क्या है, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और उनसे किस तरीके के क्वेश्चन फंसते हैं, वो मैं आपको सभी कराने वाला हूं। तो दोस्तों बहुत मज़ेदार वीडियो है, ट्रिक्स के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। आज उपसर्ग पढ़ने के बाद उपसर्ग से फंसने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, आप बहुत ही चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग क्या है? सबसे पहले उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ। उपसर्ग दो शब्दों से, देखो यहाँ पे उपसर्ग का, आप उपसर्ग को तोड़ोगे तो वहाँ से दो शब्द निकल के आएंगे। एक आता है उप, दूसरा होता है सर्ग। तो उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है बनना। मतलब है कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पास में आकर एक नया शब्द बनाते हैं। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है अर्थात में, जनरल परिभाषा है ये अर्थात में। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। मतलब उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो ऐसी चीज़ें, जो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पास में आएंगे और एक नया शब्द बन जाएगा। अब वो नया शब्द भी कैसा होता है वो भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो परिभाषा पे देखते हैं। जिन्होंने अभी तक समझ लिया उन्हें परिभाषा तो बहुत आराम से आ जाएगी समझ में। वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। अब उपसर्ग मतलब, उप मतलब पहले और प्रीफिक्स मैंने बता ही दिया था। तो ऐसे शब्दांश, वे शब्दांश, यहाँ ध्यान दीजिएगा शब्द नहीं है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण कर देते हैं, ठीक। मतलब ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण कर देंगे, तो उन शब्दांशों को हम कहते हैं उपसर्ग। तो वो शब्दांश क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए
ये जो परिभाषा लिखी है उसी से रिलेटेड देखो मैंने उसका एक फॉर्मूला तैयार किया है। देखो, शब्दांश प्लस शब्द बन गया नया शब्द। मतलब शब्द में क्या जुड़ा? उपसर्ग। उपसर्ग को हम क्या बोल रहे हैं? वो शब्दांश। शब्दांश मतलब उपसर्ग। शब्द मतलब जो हमारा शब्द था उसको हम बोलते हैं मूल शब्द, और जो नया शब्द बना उसको वो उपसर्ग विधि से बना शब्द को कहेंगे नया शब्द। ठीक है, तो मूल शब्द में जब उपसर्ग बन जुड़ेगा तो क्या होगा? पहले उपसर्ग जोड़ेंगे मूल शब्द में तो बनेगा उपसर्ग विधि से बना हुआ नया शब्द। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे जो आपका नया शब्द बनता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द। तो उपसर्ग विधि से बना शब्द या उपसर्ग विधि से बने शब्द मूल शब्द के सापेक्ष, मूल शब्द कौन सा? जो जिसमें उपसर्ग जोड़ा गया है। तो उपसर्ग विधि से बना हुआ जो नया शब्द है ना, वो मूल शब्द के सापेक्ष 3 तरीके के अर्थ निकालता है। कितने तरह के अर्थ निकालता है? 3 तरह के अर्थ निकालता है। ठीक, तो जो नया शब्द बनता है उपसर्ग विधि के बाद वो मूल शब्द के सापेक्ष 3 तरह के अर्थ निकालता है। कैसे? या तो वो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची निकालेगा, मूल शब्द का पर्यायवाची होगा नया शब्द, या फिर मूल शब्द का विलोम शब्द होगा नया शब्द, उपसर्ग के बाद बनने वाला, उपसर्ग लगने के बाद बनने वाला शब्द, या फिर जो उपसर्ग विधि के बाद बना शब्द जो नया अर्थ निकालेगा, मूल शब्द के सापेक्ष नया अर्थ निकालेगा। अब कैसे? चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में। दोस्तों चल देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है विभिन्न। अब ये विभिन्न यहाँ पे उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है। देखो अब यहाँ पे उपसर्ग क्या है? उपसर्ग तो यहाँ पे है वी। ठीक, अब वी को हटा दो, उपसर्ग को हटा दो तो बचता क्या है? भिन्न। ठीक, अब भिन्न का क्या मतलब है? विभिन्न पूरा जो शब्द है वो है उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द, और इसमें मूल शब्द क्या था? उपसर्ग वी हटा दो तो मूल शब्द बचता है भिन्न। ठीक, तो मूल शब्द का अर्थ क्या है? भिन्न मतलब अलग, और उपसर्ग विधि से शब्द जो बन गया, उपसर्ग जोड़ना है, वी उपसर्ग जोड़ के बना विभिन्न। विभिन्न का अर्थ भी क्या है? अलग। तो भिन्न विभिन्न, भिन्न और विभिन्न। भिन्न था मूल शब्द, उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है विभिन्न, वी उपसर्ग जोड़ के बना, और दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भिन्न और विभिन्न एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल उसके नीचे लिखा है विनाश। ठीक, अब इसमें उपसर्ग क्या है? वी। यहाँ पे उपसर्ग क्या है दोस्तों? उपसर्ग है यहाँ पे आपकी वी, ये वी उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या था? नाश। ठीक, तो मूल शब्द नाश। नाश का क्या अर्थ होता है दोस्तों? नाश का अर्थ होता है मतलब उसका तो नाश हो गया, विनाश हो गया, उसका नाश हो गया, बुरा हो गया, उसका बिल्कुल ही नाश, सर्वनाश हो गया। अब हमने इसमें उपसर्ग लगाई वी, तो शब्द बन गया एक नया विनाश। अब नाश और विनाश दोनों को आप देखेंगे तो नाश मतलब भी वही होता है और विनाश मतलब भी वही होता है। तो नाश विनाश एक दूसरे के कैसे हैं? पर्यायवाची। अब आते हैं दूसरा क्या होता है? विलोम शब्द। अब उदाहरण में देखेंगे पराजय। अब पराजय ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है। इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है आपका जय। ठीक, तो मूल शब्द है जय, और इसमें उपसर्ग क्या लगा है? परा। क्या लगा है? परा। तो अब ध्यान से देखिएगा, जय मतलब होता है, जय मतलब विक्ट्री। ठीक है, अब विक्ट्री मतलब जय हो गई, उसकी जय हो गई, विजय हो गई भैया। अब यहाँ पे हमने परा उपसर्ग जब जोड़ दिया तो शब्द बना पराजय। क्या शब्द बना दोस्तों? पराजय। अब देखो, पराजय का अर्थ होता है जय का बिल्कुल विपरीत। पराजय मतलब हार, जय मतलब उसकी जीत हो गई, और परा उपसर्ग लगा दिया जय में तो पराजय शब्द बना। और पराजय शब्द मूल शब्द जय के सापेक्ष में कैसा अर्थ निकाल रहा है? उल्टा। जय मतलब विजय, जय मतलब जीत, और पराजय मतलब होता है हार। तो ये विलोम शब्द हो गया। उसके नीचे देखिए आप विपक्ष। अब इसमें वी उपसर्ग हटा दो तो बचता है अकेला मूल शब्द पक्ष। पक्ष का पक्ष और उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द विपक्ष। देखो, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, अब तीसरे तरह का अर्थ निकलता है वो होता है नया अर्थ। मतलब उपसर्ग लगाने के बाद जो नया शब्द बनेगा वो मूल शब्द के सापेक्ष एक नया ही देगा, ना तो वो पर्यायवाची देगा ना ही वो विलोम शब्द देगा, एक नया ही अर्थ निकालेगा। जैसे कि अब देखो, आप पहला एग्जाम्पल है प्रहार। प्रहार में उपसर्ग क्या लगी हुई है? प्रा। ठीक, प्रा उपसर्ग लगी। अब उपसर्ग हटाने के बाद बनता क्या? ये रह जाता है, ये तो सिर्फ हार, ये रह गया सिर्फ हार। ठीक है, हार। अब हार का मतलब क्या होता है दोस्तों? हार गया वो, मतलब उसकी तो हार हो गई। ठीक है,
हार हो गई। अब इसमें लगा है प्र उपसर्ग, आप लगा दोगे तो प्रहार हो गया। अब प्रहार का हार से क्या लेना देना भैया, हार मतलब तो भैया उसकी लॉस हो गई, ठीक, वो तो कोई युद्ध हार गए। अब प्रहार का मतलब होता है आप किसी पे जब वार करते हो, हमला करते हो। हार और प्रहार में कोई संबंध ही नहीं है। हार शब्द का अर्थ है अलग, और प्र उपसर्ग लगाने के बाद एक नया ही शब्द निकल के आ गया भैया कि उसने हमला कर दिया, ठीक है। ना तो ये हार से जो प्रहार बना, ना तो ये हार का विलोम शब्द है, ठीक। हार प्रहार लगा, प्र लगाने के बाद वो तो जीत निकलना चाहिए था, जबकि प्रहार का कोई भी मतलब जीत से नहीं है। प्र उपसर्ग लगाने के बाद जो प्रहार बना वो ना तो हार का पर्यायवाची है, ठीक है। एक नया ही अर्थ निकल के आ गया। और एक और आप उदाहरण देख लीजिए नए अर्थ का, यहाँ विशेष। अब इसमें मूल शब्द क्या है, आप वी हटा दो तो बचता है शेष। अब देखो वी हटाने के बाद बचा शेष, वो शेष मतलब समझ गए होगे आप, जैसे रिमाइंडर, ठीक है, जो बचता है। अब यहाँ मैं बोल भी रहा हूँ वी हटाने के बाद क्या बचता है, शेष बचता है, और शेष मतलब बचना, जो आखिर में बचा। अब आपने यहाँ उपसर्ग जोड़ दिया विशेष, ठीक है, आपने यहाँ पे वी उपसर्ग जोड़ दिया और नया शब्द बन गया आपका विशेष। देखो यहाँ पे दोस्तों, तो शेष विशेष, तो ध्यान दो, विशेष शब्द और शेष शब्द। शेष का मतलब था बचना, रिमाइंडर, और जब आपने इसमें वी जोड़ दिया तो उसका अर्थ हो गया स्पेशल, ठीक है। स्पेशल ही है भैया, ये तो एक विशेष चीज़ है। तो यहाँ वी उपसर्ग जोड़ने के बाद आपको जो शब्द मिल रहा है विशेष, उसका अर्थ शेष से बिल्कुल ही भिन्न है, एक नया अर्थ निकल के आ गया। तो आप समझ गए होंगे मैं यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उपसर्ग विधि से बनने वाले शब्द मूल शब्द के सापेक्ष तीन तरह के अर्थ निकालते हैं, पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम शब्द, या तीसरा एक नया अर्थ निकाल देते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल तीनों के दिए हैं, आप इनसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये आता है उपसर्गों की संख्या। कई बार पेपर में इससे एक क्वेश्चन जरूर फंस जाता है कि आखिर हिंदी में या उर्दू में, देखो पहले तो उपसर्ग होते किन किन भाषाओं में हैं, तो देखिए उपसर्ग होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। अब कहो सर ये तो आपने संस्कृत और हिंदी के तो हमने देखे हैं, उर्दू और अंग्रेजी के तो हम देखने को मिलते ही नहीं। जबकि क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है पेपर में कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 22। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 13। उर्दू में, उर्दू मतलब है फारसी और अरबी के उपसर्ग, इनकी संख्या होती है 19, और अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या होती है 6। अब दोस्तों आप कहोगे अंग्रेजी के कौन से उपसर्ग होते हैं, तो दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा आपको। जैसे आपने सुना होगा मैनेजर कई होते हैं ना, जैसे बैंक का मैनेजर, और आपने सुना होगा जनरल मैनेजर। अब जनरल शब्द तो अंग्रेजी का है, लेकिन हिंदी में भी उसको सीधे लिख दिया जाता है। आप लोग हिंदी में लिख देते हो ना जनरल, रल, आप जनरल लिख देते हो हिंदी में, ठीक। तो ये जो जनरल मैनेजर, मैनेजर के पहले आप जनरल लगा रहे हो ना, ये अंग्रेजी का उपसर्ग है, ठीक। जैसे आप बोलते हो चीफ मिनिस्टर, तो आप बोल देते हो चीफ क्या क्या है, मिनिस्टर का आगे चीफ लगाया है, ये भी एक इंग्लिश का उपसर्ग है। जैसे आप बोलते हो कि जैसे आपको इंग्लिश में कहीं लिखा दिखता है सब, ठीक है, तो आप बोल देते हो सब इंस्पेक्टर, हिंदी में भी उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है, हम लोग हिंदी में लिख देते हैं सब इंस्पेक्टर। तो ये सब जो है ये अंग्रेजी का उपसर्ग है। तो हम लोगों को अभी मेन हमें पढ़ना है जो हिंदी के पेपर में पूछा जाता है, सबसे मुख्य उसमें आते हैं हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में कितने होते हैं 22 और हिंदी में होते हैं 13। तो अब हम शुरू करते हैं संस्कृत के उपसर्ग से, क्योंकि मेन यही है, ठीक। अब संस्कृत के उपसर्ग भैया कितने होते हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग जैसा मैंने आपको बताया था होते हैं 22, ठीक है दोस्तों। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 कितने, ये लिखे हैं आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, परि, उत। तो दोस्तों अभी आपने देखी, ये मैंने आपके सामने 22 उपसर्ग लिखे हुए हैं और 22 के मैंने नाम पढ़ दिए। अब बोलो सर ये उपसर्ग याद कैसे होंगे, ये उपसर्ग को याद करने की कोई ट्रिक है, तो हाँ जी हाँ दोस्तों है, कैसे नहीं है। तो दोस्तों जिस ट्रिक से मैंने याद किया और मेरे टीचर ने मुझे बताया था जब मैं पढ़ता था, तो उन्होंने भी मुझे बताया था और मैंने अपनी खुद की भी ट्रिक बनाई है, तो ये याद किए जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब देखो कैसे याद करते हैं, तो आप इनको मेरे साथ पढ़िए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तोड़ तोड़ के इनको पढ़ना है और आपको अभी 5 मिनट के अंदर याद हो जाएंगे। आप पढ़िए आ अव, आप पढ़ेंगे आ अव, ठीक है। अब आप पढ़िए उप अप,
उप अप, 2 बार 3 बार पढ़िए उप अप। अब आप इन सबको चारों को एक साथ पढ़िए, आ अव उप अप, आ अव उप अप, आ अव उप अप, आ अव उप अप। ठीक है, ये 4 हो गए। अब आप आगे वाले पढ़िए, अपि अभि अति अधि, अपि अभि अति अधि, अपि अभि अति अधि, अपि अभि अति अधि। अब इन चारों को एक साथ पढ़िएगा। कैसे पढ़ेंगे? अपि अभि अति अधि, अपि अभि अति अधि। अब देखिए, पहली लाइन में 8 उपसर्ग लिखे हैं। देखो दोस्तों, अब मैंने कैसे इनको याद कर लिया। आ वो पप, अपि अभि अति अधि, आ वो पप, अपि अभि अति अधि। तो आप भी इन सबको ऐसे ही, आप प्रैक्टिस से होगा दोस्तों, आप मेरे साथ पढ़िए और उनको प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने इनको पढ़ा था तो मैंने 1-2 दिन की प्रैक्टिस करी, मैंने रट लिया था। ठीक है, तो ये आप बोलेंगे उपसर्ग भूलें, कभी ना भूलें, तो उसके लिए आपको ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आप याद कर लो। कैसे याद करोगे? आ वो पप, अपि अभि अति अधि। ठीक है, अब चलिए नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं। अनु समसु, अनु समसु नीवी। ये जो 5 है ना, अनु समसु नीवी, इनको एक साथ पढ़ने की कोशिश करो। कैसे करोगे? अनु समसु नीवी, अनु समसु नीवी, अनु समसु नीवी। ठीक है, ये हो गए 5। अब आप पढ़िएगा अगले, निर्निस दुर्दुस, निर्निस दुर्दुस। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, निर्निस दुर्दुस, निर्निस दुर्दुस। हो गया ना? अब देखो पूरी लाइन को एक साथ कैसे पढ़ोगे? अनुसमसु नीवी निर्निस दुर्दुस, अनुसमसु नीवी निर्निस दुर्दुस। ठीक है ना दोस्तों, पढ़ लिया ना? अभी आप इनको बहुत तेजी से पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरी लाइन पे। तो यहाँ पे 5 लिखे हैं, तो अब 5 को पढ़ने का तरीका, प्र परा प्रतिपरि और उत, प्र परा प्रतिपरि उत। ठीक है, देखो फिर से मैं पढ़ देता हूं, प्र परा प्रतिपरि उत। अब एक साथ पढ़ना है मुझे ये पूरी लाइन, 5 को, प्र परा प्रतिपरि उत, प्र परा प्रतिपरि और उत। ये पा से बनते हैं 4, पहला प्र, दूसरा परा, तीसरा प्रति, चौथा परि। अब इनको एक सांस में आपको पढ़ना है, एक ही लाइन में, प्र परा प्रतिपरि, प्र परा प्रतिपरि, प्र परा प्रतिपरि, प्र परा प्रतिपरि। ठीक, और लास्ट में जो बचता है 22वां, उसको कहते हैं हम उत। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आपके सामने ये पढ़ के दिखाता हूँ। 22 के 22 बहुत से लोगों को तो अभी समझ में आ गए होंगे कैसे याद करना है। ठीक है, तो मैंने पहली लाइन में कितने 8 लिखे थे, और 8 में से मैंने कहा था 4 को याद करो। तो कैसे पढ़ेंगे? आ अव उपप, अपि अभि अति अधि, आ अव उपप, अपि अभि अति अधि। ठीक, दूसरी लाइन में आ जाओ। दूसरी लाइन को कैसे पढ़ना था? अनुसमसु नीवी, अनुसमसु नीवी, अनुसमसु नीवी निर्निस दुर्दुस, निर्निस दुर्दुस। ठीक है, फिर अब तीसरी लाइन पढ़ते हैं, प्रा परा प्रतिपरि, प्रा परा प्रतिपरि, प्रा परा प्रतिपरि और 22वां उत। अब मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके एक लाइन में 22 उपसर्ग पढ़ के दिखाऊंगा। जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे ही आप भी याद करिएगा। 22, देखिए पहली लाइन में 4 का ग्रुप बनाइएगा, आ वो पप, अपि अभि अति अधि। दूसरी लाइन, अनुसमसु नीवी निर्निस दुर्दुस, अनुसमसु नीवी निर्निस दुर्दुस, प्रा परा प्रतिपरि उत, प्रा परा प्रतिपरि उत। लास्ट टाइम एक और बार पढ़ लेते हैं दोस्तों, जल्दी से आप पढ़िएगा। आ वो पप, अपि अभि अति अधि, अनुसमसु नीवी निर्निस दुर्दुस, प्र परा प्रतिपरि उत। देखिए मैं पढ़ जल्दी दे रहा था, और मेरे जो मैं ये सर्किल बना रहा हूँ उनमें टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे ये याद है, मुझे ये सीक्वेंस याद है, मुझे ये याद करने का तरीका मैंने आपको जैसे समझाया वैसे ही मैंने भी याद किया था, और मुझे बहुत अच्छे से ये 22 के 22 उपसर्ग याद हो गए। ठीक है, अब मैं इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ समझाता हूँ। देखिए, आ उपसर्ग हो गई, अव हो गई, उप हो गई, अप हो गई, अपि अभि अति अधि, ये आ सब में लगा है, ये एक लाइन में मैंने लिखे हैं। अनु को मैंने नीचे लिखा है, उसके बाद लिखा है सम। अब इसमें गौर से देख लो, सम माँ में हलंत है। ठीक है, उसके बाद लिखा है सु नी वी, उसके बाद ये 4 लिखे हैं ना, निर्निस दुर्दुस, निर में हलंत, निस में हलंत, दुर में हलंत और दुस में हलंत है। ठीक है, और प्र परा प्रतिपरि, इसके बाद जो लिखा है लास्ट में उत, यहाँ उत में हलंत है। तो दोस्तों हाँ, तो कई एक और बात दोस्तों मैं कह रहा हूँ, ये जो उत लिखा है ना, इसको कई किताबों में, हिंदी की किताबों में ये भी लिखा होगा उद। ठीक है, कैसे लिखा होगा मैं फिर से लिख देता हूँ, उद। ठीक है, बट जो आपका ये उत है ना वही सही होता है, उत आपका सही है। ठीक है, कई किताबों में आपको उत देखने को मिलेगा, बट आप ये याद करिएगा उत। ठीक,
तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या याद करने को मैं बोल रहा था यहाँ लास्ट में, पहला तो आपको ये 22 उपसर्ग मैंने जो क्रम बताया है और जो तरीका बताया है वैसे आप याद करेंगे। आ वो पप अभी अभी अति अधि अनुसम सु नी वी निर्निस दुर्दुस प्रापरा प्रतिपरी उत। ठीक, अब एक चीज़ जो आपको दूसरा ध्यान में दूसरी बात ध्यान में रखनी थी वो थी ये कि यहाँ पे हलंत वाले कितने हैं उपसर्ग, सम, निर, निस, दुर, दुस, उत। ये 6 जो उपसर्ग हैं इनमें हलंत आता है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब चलिए कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको कराता हूँ, तो इन एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं उपसर्ग और प्रत्यय इसके बाद दूसरा वीडियो डालूंगा, और दोनों वीडियो के कंबाइंड में क्वेश्चंस का एक और वीडियो डालूंगा। और 1 तारीख से 1 फेब से हम लोगों की लाइव क्लास 1 या 2 फेब से स्टार्ट होने वाली है दोस्तों शाम को। तो मैं आपको वहाँ पर लाइव क्लास भी दूंगा, और लाइव क्लास में आपको एक टॉपिक भी क्लियर होगा, कराया करूँगा डेली के डेली, और उसके क्वेश्चंस भी कई सारे मैं आपको करवाया करूँगा। तो जैसा कि आज आपने उपसर्ग पढ़ लिया, अब उपसर्ग के करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला, निष्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निष्कर्ष को आप तोड़ो, तो भैया इसका अगर आप संधि विच्छेद कर दोगे तो नी, उसमें विसर्ग भी आएगी और होगा कर्ष। ठीक है, नी धन कर्ष। अब दोस्तों ध्यान ये देना, मैंने आपको वहाँ शुरू में बताया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन अभी मैं दोबारा से बताता हूँ। उपसर्ग हटाने के बाद जो मूल शब्द बचता है ना, क्योंकि उपसर्ग तो हम किसी मूल शब्द में जोड़ते हैं, तो दोस्तों उस मूल शब्द का अर्थ जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो आप यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे मैंने आपको उपसर्ग बताए थे, देखिए अब नी वाले कितने उपसर्ग थे, यहाँ पे देखो जल्दी से आ जाओ, नी, निस, निर, 3 आ रहे थे ना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहले वाले में नी, बहुत से बच्चे यहाँ नी लगा के आ जाएंगे, निस और निर। अब यहाँ पे निर तो होने से रहा, निर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बचता है नी और निस। बच्चों अब देखो, अगर मैंने इसका संधि विच्छेद किया था, तो संधि विच्छेद में मैं आपको क्या बता रहा था, जल्दी से देख लो, पहले वाले में टाइम लगेगा, बाद में टाइम नहीं लगेगा। नी धन कर्ष, कर्ष का एक अलग ही अर्थ निकल के आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मूल शब्द। अब यहाँ पे निही, ये निही कोई, नी मतलब नी के आगे 2 विसर्ग लगी हैं, ये तो कोई भाई उपसर्ग है नहीं। अब बचता है नी, तो दोस्तों अगर नी धन कर्ष होता तो ये निकर्ष हो जाता, यहाँ लिखा है निष्कर्ष, तो यहाँ उपसर्ग होगी निस, ये हलंत वाली। ठीक है दोस्तों, तो निस यहाँ सही आंसर है। बहुत से लोगों ने देखते ही बता भी दिया होगा, जिनको उपसर्ग अच्छे से आते हैं, और जिन्होंने नहीं बता पाया वो ध्यान से समझ लो कि ये वाली होगी। कई बार आपको ऑप्शन में घुमाने के लिए ऐसा भी लिख देंगे, निश, ठीक है, निस, ये नी शीटी वाला सा और नीचे हलंत, नी और रा वाला सा उसमें कोई हलंत नहीं, और ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था निस ये वाला तो सही होता अगर इसमें हलंत लग जाए, और यही वाला आपका अब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप जल्दी से अगला वाला उपसर्ग देखते हैं। अगला क्या एग्जाम्पल है हमारा, दुर्गम। तो भैया इसमें हो जाएगा दुर धन गम। ठीक है, देखो अब गम का कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये हो गया आपका मूल शब्द। ठीक, कई बार ये भी हो जाता है, दुर्गम शब्द में उपसर्ग हटाने के बाद मूल शब्द क्या बचेगा, तो मूल शब्द बचेगा गम। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे उपसर्ग कौन सी थी दुर्गम में, तो हम बोलेंगे यहाँ दुर्गम में उपसर्ग क्या होगी बच्चों, आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों, आपके पास टाइम नहीं है। इसमें उपसर्ग होगी, ये उपसर्ग तो हो ही नहीं सकती थी, उपसर्ग आपने पढ़ी थी अभी, उसमें उपसर्ग तो ऐसी थी, निर्निस दुर्दुस, मैंने लास्ट में बताई थी, निर्निस दुर्दुस, तो यहाँ जो दुर आ रहा था उसमें हलंत। ठीक है, ये हलंत लगी होनी चाहिए, तो यहाँ दुर्गम में क्या हो जाएगा भैया, उपसर्ग होगी दुर। अब आएगा प्रत्योत्पन्न। प्रत्योत्पन्न में देखो, एक तो आपको प्रा से 4 थे, तो यहाँ पे प्रा और प्रति 2 उपसर्ग देखने को मिलेंगी। ठीक है, प्रा, परा, प्रति, परी, ये 4 थी। अब यहाँ प्रा और प्रति दोनों ही आपको लग रहा होगा, कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो, अगर आप इसमें प्रत्योत्पन्न में प्रा हटाओ तो बचेगा त्योत्पन्न। क्या बचेगा, त्योत्पन्न। त्योत्पन्न कोई शब्द नहीं है। अगर आप इसमें से प्रति निकाल देते हो दोस्तों, तो प्रति निकालने के बाद देखो, प्रति उपसर्ग निकाल दो तो बचता है इसमें उत्पन्न।
अब उत्पन्न तो दोस्तों एक पर्टिकुलर एक मूल शब्द हो जाएगा ना, तो यहाँ पे उपसर्ग आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, उपसर्ग हो जाएगी आपकी प्रति उपसर्ग। ठीक है, ओके। अब चलिए नए नए शब्द पे, चौथे वाले शब्द पे पढ़ते हैं हम। चौथा एग्जाम्पल हमारा है उत्कर्ष। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे देखा, आपको मैंने एक लास्ट में बताया था, लास्ट वाली जस्ट आपको दिखाई थी मैंने, उसमें लिखा था लास्ट उपसर्ग हमारी थी उत, उ ता में हलंत, तो यहाँ पे हो जाएगा उत। चलिए अब दुष्चरित्र में क्या होगा, जल्दी से देखिए, दू वाले कौन थे, निर्निस दुर्दुस, दुर्दुस, तो लास्ट में क्या होना चाहिए यहाँ पे, दुष, ये वाला दुस। ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, दू सीटी वाला सा, उसमें हलंत। ठीक है, और बहुत से बच्चे यही टिक करके आएंगे और नंबर हो जाएगा वहाँ 0 अंडा मिलेगा आपको, जबकि आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा दुस, ये वाला सा और इसमें हलंत होगी, जबकि यहाँ पे आपको ये रा वाला सा नहीं मिल रहा था, फिर भी उपसर्ग हमारी यही होगी, क्योंकि ये तो उपसर्ग ही नहीं होती दोस्तों, ये दुष कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। निश्चित, तो भैया आपको यहाँ पे कौन सी दिख रही होगी, नी से आपका नी उपसर्ग भी था, नी वाला। ठीक, और नी के बाद था निस। ठीक, तो यहाँ अगर अकेला हम नी हटा दें, नी, तो बचता है चित, तो चित कोई शब्द नहीं है, तो ये मूल शब्द नहीं हो सकता। और अगर हम हटा दें निश, ठीक है, यहाँ पे हटा दें निश, तो ये बच जाएगा आपका विसर्ग संधि में, उपसर्ग होगी निस। ठीक है, अब आता है निस्तार, तो यहाँ भी पहले वाली जैसी थी, निस। ठीक, अब आता है नेक्स्ट अपयश। ठीक, तो याद करो उपसर्ग में था आ अप उप, आ अव उप अप। ठीक है, आ अव उप अप, तो यहाँ पे चौथी वाली थी ना अप, ये वाली आ अव उप अप, चौथे नंबर पे, शुरुआत में से ही चौथी नंबर की थी ये, आ अव उप अप, तो ये हो गई इसमें। ठीक है, अब आता है आक्रमण। भैया आक्रमण पहली उपसर्ग थी आ, ठीक है, तो आप तो आ लगा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है निर्जन। निर्जन में भैया क्या थी अपनी, देखो इसमें आप इसको, कोई भी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है उसको आपको तोड़ना आना चाहिए। यहां पे होगा निर प्लस जन। ठीक है, तो निर धन जन। ओके, तो यहां पे ये वाली उपसर्ग होगी निर। ठीक है, निर्निस दुर्दोष वाली निर। ओके, अगला है निराकरण, तो यहां पे भी आप इसको करेंगे निर। ठीक है, कैसे करेंगे, निर धन आकरण, तो ये वाली हो जाएगी, फिर से दोनों में हलंत लगा लो। ठीक है, बिना हलंत के नहीं थी वो, निर्निस दुर्दुष चारों में हलंत थी। और किस में हलंत थी बच्चों, हाँ सम में हलंत थी, अनु समसु नीवी, सम में हलंत थी, और लास्ट में उत में हलंत थी। 6 हलंत वाले बताए थे मैंने। चलिए अगला करते हैं हम, अनुशासन। अनुशासन, इसमें क्या उपसर्ग होगी दोस्तों, इसमें उपसर्ग होगी अनु। मैंने आपको बताया था दूसरी वाली लाइन का पहला ही शब्द था अनुशंसु नीवी, अनु, तो अनु हो गई उपसर्ग। ठीक है, अगली देखते हैं, अगला क्या शब्द है, जल्दी से देखें दोस्तों। अगला है अधिकार, तो अधिकार में आप क्या लगाएंगे, इसमें देखिए आपको उपसर्ग याद होंगी, तो मैंने बताया था पहली लाइन की शुरुआत की 4 तो थी, आ अब उप, आ अब उप अप, और लास्ट की 4 क्या थी, अति अधि अपि अभि, अपि अभि अति अधि, तो उसमें अधि आ रही थी, याद करो अधि, तो ये हो गई आपकी यहाँ पे उपसर्ग। अगला क्या है, अवतरण में, भैया इसमें तो सीधे सीधे पता है अव। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं, अगला है निवारण। ठीक, तो निवारण में कौन सी होगी, निवारण में दोस्तों होगी आपकी नी उपसर्ग। ठीक है, क्योंकि नी से क्या बन रहा था, निर्निस, और एक थी नी, नी अलग थी, नी अलग थी और निर्निस अलग थे। अब यहाँ पे ना तो निर से कुछ दिख रहा है हमें, ना ही निस से कुछ दिख रहा है, तो बचता क्या है हमें, सीधे नी, तो हमारा इसमें आंसर होगा नी उपसर्ग लगी है भैया। अगला है निषेध, तो भैया निषेध में जल्दी से ढूंढ के बताएं दोस्तों, इसमें भी होगी हमारी नी उपसर्ग। ठीक है, तो अगला दोस्तों हमारा शब्द है, उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है प्रख्यात, तो इसमें क्या होगा, प्रा उपसर्ग, प्रा प्रा प्रति परी, तो उसमें प्रा आ रहा है। अगला है प्रकृति, प्रकृति में भी है प्रा उपसर्ग। ठीक है, अब 2 बचते हैं 19 और 20। 19वां
क्वेश्चन है उसमें लिखा है संस्कार, तो इसमें भैया संस्कार, अब सा तो कोई उपसर्ग थी नहीं, ना ही संस थी, ठीक है, ना ही संस थी, आपकी उपसर्ग थी सम, अनु सम सु नी वी, तो उसमें आ रहा था सम, दूसरी लाइन का दूसरा वर्ड था ये सम। तो संस्कार में कौन सी उपसर्ग होगी दोस्तों, जल्दी बताओ, मैंने अभी आपको बताया और ढूंढना भी सिखाया है कैसे होगा, संस्कार में सम उपसर्ग होगी, ठीक है। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है जो 20वां, इसको आपको होमवर्क में करना है, भैया बताएं इसमें कि संभव में कौन सी, वैसे तो बहुत आसान है ढूंढना, आप देखिएगा कौन सी यहाँ उपसर्ग लग रही होगी, तो आप यहाँ देख के बताइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा दोस्तों जिनके आंसर सही होंगे। और आई होप आपको ये वीडियो में जितने भी मैंने ये पढ़ाया है उपसर्ग आपको क्लियर हो गए होंगे ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपका प्रत्यय का बनाऊंगा और जल्दी ही अपनी लाइव क्लास चालू होने वाली है दोस्तों, तो भूलिएगा मत, 2 फरवरी 1 या 2 फरवरी से लाइव क्लास शाम को 7 बजे से शायद स्टार्ट हो जाएगी, निश्चित है, तो वहाँ आपको लाइव ज्वाइन करना है। और तब तक मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आप देखते रहिए। इसके बाद प्रत्यय बनेगा, प्रत्यय उपसर्ग दोनों के वीडियो बनने के बाद ही प्रत्यय और उपसर्ग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। आज मैंने इतने सारे आपको 19 क्वेश्चन कराए हैं, 19 क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कैसे हमें उपसर्ग ढूंढनी है, बहुत सिंपल होता है। तो आई होप आपको उपसर्ग अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं आपका दोस्त, आपका टीचर प्रतीक द्विवेदी अब आपसे विदा लेता हूँ। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें आपको प्रत्यय पढ़ाऊँगा। तब तक स्टडी फॉर विन चैनल पे बने रहिए और चैनल पे आप कमेंट करिए, आप लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको नए जो भी वीडियो मेरे डलते हैं या इस चैनल पे जो भी वीडियो डाले जाएं वो आपको तुरंत ही आपको यहाँ उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।